So hello everyone, welcome back to my YouTube channel I Art Notes by मेघना. दिस इज़ मेघना एंड आज हम करने वाले जर्नलिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस टॉपिक अनेकांतवाद. आपने अगर फ़िलासफ़ी कोर्स चूज़ किया है तो ऑब्वियसली जर्नलिज्म जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें अनेकांतवाद का जो थ्योरी है वो ज़रूर पढ़ेंगे. और ये बहुत फेमस भी है और काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, रियल लाइफ से भी रिलेटेड रहता है. जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आपके सामने एक पानी का ग्लास है और ये आधा भरा है आधा खाली है, मतलब मैंने इसको बस यही तक भरा है. अब आपको इसको देख के माइंड में क्या थॉट आ रहा है? जैसे आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा, कुछ बच्चों के माइंड में या कुछ लोगों के माइंड में थॉट आ रहा होगा कि ये ग्लास आधा खाली है, और कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि ये गिलास आधा भरा है. बट रियलिटी क्या है? क्या रियलिटी को आप किसी तरीके से गलत कह सकते हैं? अगर कोई कह रहा है कि गिलास आधा खाली है तो क्या वो गलत कह रहा है? गिलास तो आधा खाली है. या फिर कोई कह रहा है कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, तो क्या ये चीज़ गलत हुई? सही तो वो भी कह रहे हैं. फिर रियलिटी आखिर है कि ये गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है? तो ऐसी ही जैनिज़्म रियलिटी को समझाना चाहता है. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें आपको मैंने साफ साफ ये चीज़ बताई है कि जैनिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इन रियलिटी को लेके. जैनिज़्म मानता है, जैनिज़्म का ये व्यू है कि जो रियलिटी है वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल है. आप सिर्फ किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिटी को जज नहीं कर सकते हैं. आपको मल्टीपल व्यूज़ से देखना होगा, तभी आपको सच या रियलिटी आपको उसके बारे में पता चलेगा. जैसे कि मैंने अभी आपको एक ग्लास का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आगे हम और भी एग्जांपल पढ़ेंगे और समझेंगे कि जैनिज़्म आखिर रियलिटी को समझाता कैसे है, और यही रियलिटी को मल्टीपल व्यूज़ से हम कैसे जान सकते हैं. यही थ्योरी है जैनिज़्म की, अनेकांतवाद की. मतलब जैनिज़्म अनेकांतवाद में इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे जो रियलिटी है उसे मल्टीपल व्यूज़ से देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है, और किसी भी व्यू को आप गलत नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि ये ग्लास आधा खाली है तो उसका व्यू उसके पर्सपेक्टिव में सही है, और अगर कोई कह रहा है कि ये ग्लास आधा खाली है तो उसका व्यू उसके पर्सपेक्टिव में सही है. तो बेसिकली जैनिज़्म इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा थ्रू their theory of Anekantvad. So let's get started with today's video, which is all about Anekantvad. So अनेकांतवाद, हमने देखा कि अनेकांतवाद का मतलब होता है कि रियलिटी जो है सिर्फ एक व्यू से नहीं जानी जा सकती है, मल्टीपल वेज से जानी जा सकती है. तो अनेकांतवाद जैन फिलॉसफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है. अगर हम अनेकांतवाद का मीनिंग देखें तो अनेकांतवाद में वर्ड्स आ रहे हैं अनेकांतवाद. अनेक मीन्स क्या होता है? मैनी. एंड अंत मीन्स क्या होता है? यानी कि एंड. एंड कह लीजिए, व्यू पॉइंट्स कह लीजिए. एंड वाद मीन्स डॉक्ट्रीन और थ्योरी. सो दिस इज द meaning of अनेकांतवाद. theory. So this is the meaning of अनेकांतवाद. अनेकांतवाद का मतलब ही है मैनी व्यू पॉइंट्स थ्योरी. मतलब कि आपका जो व्यू पॉइंट होगा वो सिर्फ एक रियलिटी को नहीं शो कर सकता, या फिर आपका एक व्यू पॉइंट सिर्फ एक रियलिटी को शो करता है और पूरी की पूरी रियलिटी को शो नहीं करता है. रियलिटी को पूरी तरीके से शो करने के लिए मैनी व्यू पॉइंट्स लगते हैं. सो अनेकांतवाद अपने आप में ही ये बता रहा है कि जो व्यू पॉइंट्स होते हैं वो मैनी होते हैं, एंड यही अनेकांतवाद मैनी व्यू पॉइंट्स की एक थ्योरी है. सो आगे देखते हैं. जैसे कि रियलिटी अनेक तरह के व्यू पॉइंट से देखी जा सकती है. कोई भी एक व्यू पॉइंट रियलिटी को पूरा डिस्क्राइब नहीं करता, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात सही होती है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ठीक है ताजमहल बहुत सुंदर है. अब मुझे तो ताजमहल बहुत सुंदर लगा, ये मेरा व्यू पॉइंट है कि ताजमहल वर्ल्ड में सबसे सुंदर बिल्डिंग है.
बट अगर कोई कह रहा है कि नहीं ताजमहल उतना भी सुंदर नहीं है, तो मैं उसके व्यू पॉइंट को गलत नहीं बोल सकती कि नहीं तू गलत कह रहा है कि भाई ताजमहल जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर नहीं है, और भी सुंदर बिल्डिंग्स है। तो मैं उसके पॉइंट को झुठला नहीं सकती, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट अपना अलग होता है और हर एक का व्यू पॉइंट उसके पर्सपेक्टिव में सही होता है। बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर एक का जो व्यू पॉइंट है या हर एक की कही गई बात सही ही हो। इसका मतलब ये कि हर स्टेटमेंट पार्शियल ट्रुथ होता है। जैसे मैंने बोला कि ताजमहल बहुत सुंदर है, अब मैंने ये चीज़ बोल दी, बट ज़रूरी तो नहीं कि मेरी कही बात एकदम सही ही हो सकता है जो कह रहा है कि ताजमहल सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, हो सकता है कि उसकी भी बात आधी सही हो सकता है वो सुंदर ना हो किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, और ताजमहल मेरे लिए सुंदर है, ये चीज़ पूरी तरीके से भी मैं सही नहीं कह सकती हूँ। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि ताजमहल कुछ लोगों को सुंदर लगता है, ताजमहल कुछ लोगों को सुंदर नहीं लगता है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मेरे को पार्शियल ट्रुथ नहीं पता है। मतलब कि मैं कह रही हूँ ताजमहल सुंदर है, अब वो कहाँ से सुंदर है, कितना सुंदर है, या पहले के टाइम पे कैसा था, आज के टाइम पे कैसा है, मुझे नहीं पता। तो मतलब मुझे बस ये पता है कि ताजमहल के बारे में सब लोग कहते हैं कि वो सुंदर है, तो मुझे भी ताजमहल की मैंने फ़ोटो देखी, मुझे भी सुंदर लगा। तो एक तरीके से मुझे क्या है पता है, पार्शियल ट्रुथ पता है, आधा सच। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं देखी हूँ कि ताजमहल कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, या ताजमहल जो है इसकी कुछ खामियां भी हैं। जैसे हम किसी आदमी में कहते हैं कि भाई ये तो परफेक्ट है, तो हम कहते हैं ना कि कोई आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर खूबियाँ होंगी तो कमियाँ भी ज़रूर होंगी। हम इंसान हैं, हम हमेशा हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते, हमसे गलतियाँ भी होती हैं। वही चीज़ जैनिज़्म आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपसे गलतियाँ भी होती हैं। आप एक बारी को ये नहीं बोल सकते कि अगर आपको कोई सच्चाई पता है तो वो पूरी की पूरी तरीके से सच है, उसमें कोई कमी नहीं है, या वो एक तरीके से पूरा का पूरा रियलिटी आप बता रहे हो। नहीं, हमेशा हमें पार्शियल ट्रुथ ही पता होता है, पूरी की पूरी रियलिटी किसी को भी नहीं पता है। और ये जो पार्शियल ट्रुथ है, ये जो वर्ड है पार्शियल, ये एक तरीके से एक सर्टेन एंगल से ही सही हो सकता है। जैसे मेरे एंगल से ताजमहल सुंदर है, तो ये पार्शियल ट्रुथ है मेरे लिए और सबके लिए कि भाई मुझे सुंदर लग रहा है, तो ये पार्शियल ट्रुथ है। मेरे को लगता है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो सभी को पसंद होगी, वो सभी की फेवरेट होगी। तो वैसे ही हम ये भी सोचते हैं कि अगर ताजमहल मुझे सुंदर लग रहा है तो सभी को सुंदर लगेगा, बट ये पार्शियल ट्रुथ है, ये आधा सच है। ताजमहल सभी को सुंदर नहीं लगता है। तो एक सर्टेन एंगल से ये जो ताजमहल सुंदर है ये सही हो सकता है, बट एक सर्टेन एंगल से ये रॉन्ग भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे जैनिज़्म अपने अनेकांतवाद की थ्योरी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि रियलिटी अनेक तरीके के व्यू पॉइंट से देखी जा सकती है। मैंने आपको कहा ना कि कोई पर्सन, कुछ लोग जो है इस ग्लास को आधा भरा हुआ देखेंगे, कुछ लोग इसको आधा खाली देखेंगे, और दोनों ही अपने व्यू पॉइंट्स में सही होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये गलत है, या फिर ये जो है ये सही बोल रहा है और ये जो है ये गलत बोल रहा है। नहीं, दोनों ही का जो व्यू पॉइंट है रियलिटी को लेके वो बिल्कुल सही है, बट दोनों को ही पार्शियल ट्रुथ पता है, आधा सच। दोनों को ही पार्शियल ट्रुथ पता है। इन्हें आधा सच पता है कि भाई ग्लास आधा भरा है, पर ये भी तो है कि ग्लास आधा खाली है। इन्हें आधा सच पता है कि ग्लास आधा खाली है, पर ये भी तो है कि आधा भरा हुआ है। तो दोनों को पार्शियल ट्रुथ दिख रहा है या पार्शियल ट्रुथ उन्हें पता है। रियलिटी या पूरा ट्रुथ दोनों में से किसी को नहीं पता। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, जैनिज़्म का अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर बेसिकली अनेकांतवाद का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड है क्या। जैनिज़्म कहते हैं कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और मल्टीफेसिटेड है। मतलब कि जो रियलिटी है वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से या फिर एक पहलू से नहीं समझी जा सकती है। रियलिटी मल्टीफेसिटेड है। हम परसेप्शन, ह्यूमन परसेप्शन जो होता है लिमिटेड होती है। हम किसी भी वस्तु को एक ही एंगल से देख पाते हैं।
अब चारवाका ने तो कहा था कि भाई हमारा जो भी हम कुछ इस वर्ल्ड में रिसीव करते हैं या परसीव करते हैं वो सब हम अपनी परसेप्शन के थ्रू करते हैं, और वही एकमात्र प्रमाण है नॉलेज के लिए, रियलिटी के लिए। बट यहाँ पे जैनिज्म कह रहे हैं कि ह्यूमन परसेप्शन लिमिटेड है, हम एक लिमिटेड वे तक ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। एक लिमिट है हमारे माइंड की, हमारी बॉडी की, हमारे परसेप्शन की एक लिमिट है। तो इसी वजह से हम किसी वस्तु की किसी भी वस्तु को एक ही एंगल से जज कर पाते हैं, देख पाते हैं, पूरी तरीके से उसको जज या देख नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु तो इन्फिनाइट है, अब हम उसको अपनी फिनाइट परसेप्शन से कैसे परसीव कर सकते हैं? तो वही सेम चीज़ यहाँ पे जैनिज्म कह रहा है कि ह्यूमन परसेप्शन लिमिटेड होती है, हम किसी भी वस्तु को सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, हम दोनों एंगल से नहीं देख सकते। अब सामने आपके एक दीवार है, आप दीवार के सामने खड़े, क्या आप दीवार को दोनों साइड से देख रहे हैं? नहीं, आप दीवार को सिर्फ एक साइड से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो परसेप्शन है, आपका जो परसीव करने का कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और आप दीवार को सिर्फ एक ही साइड से देख सकते हैं और एक ही टाइम पे देख सकते हैं। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो उधर से नहीं देख पाएंगे, उधर से देख रहे हैं तो उधर से नहीं देख पाएंगे। तो यही सेम चीज़ जैनिज्म आपको अनेकांतवाद की थ्योरी में समझाना चाहते हैं कि वस्तु को हमेशा हम एक ही एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है वो लिमिटेड होता है। इसीलिए ट्रुथ को समझने के लिए बहुमुखी दृष्टि, अब यहाँ पे जैनिज्म में, अनेकांतवाद में ये एक तरीके से एक दिशा बताई गई है। बहुमुखी दृष्टि, मल्टीपल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है रियलिटी को समझने के लिए। जैनिज्म कहते हैं कि हमें बहुमुखी दृष्टि, बहुमुखी दृष्टि यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से आप कभी भी रियलिटी को नहीं जान सकते। जैसे आपका जो सीरीज़ होता है, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग जो है वेब सीरीज़ देखते होंगे, अगर उसका एक भी एपिसोड मिस हो जाता है तो आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आती। आपने एक एपिसोड देखा, दूसरा स्किप कर दिया, तीसरा देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये पर्सन कहाँ से आया, या ये इसके साथ क्यों है, या इसने इसको क्यों मारा। आपका पूरा स्टोरी का जो एक तरीके से मज़ा होता है, या एक तरीके से कह लीजिए जो स्टोरी आपके माइंड में बन रही होती है, वो बीच में से टूट जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। तो जैसे आप वेब सीरीज़ देखते हैं और उसका एक भी एपिसोड आप मिस नहीं करते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आए, वैसे ही रियलिटी का भी अगर आप एक एपिसोड मिस कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एपिसोड क्या है कि अगर आप रियलिटी को सिर्फ एक ही एंगल से देखेंगे तो आपको रियलिटी समझ में नहीं आएगी। आपको रियलिटी को समझने के लिए उसका हर एक एपिसोड, हर एक एंगल देखना पड़ेगा। जैसे कि एक फ़ोटो को आप सिर्फ एक फ्रेम को देखते हैं, पूरी कहानी नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक फ्रेम बना दूं कि ये एक फ्रेम है, इसमें पहाड़ बने हैं, या सन डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, यहाँ पहाड़, पेड़ वेड़ नहीं है। अब आप बनाइए कि आपको इस फ़ोटो से कुछ समझ में आ रहा है? मैं तो आपको मनाली का व्यू दिखाना चाह रही हूँ इससे। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये मनाली है? आपको एक फ़ोटो से, क्या मैं आपको कोई भी फ़ोटो दिखा दूँगी, आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो यही सेम चीज़ है कि आप एक मात्र दृष्टि से पूरी सत्य को या पूरी रियलिटी को नहीं समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिलॉसफिकल बेसिस देखते हैं। अनेकांतवाद का थ्योरी तो यही है बेसिकली कि आपको रियलिटी को समझने के लिए मल्टीपल व्यूज़ देखने होंगे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैन ऑन्टोलॉजी में द्रव्य, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको सब्सटेंस यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य समझाया है। नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जैन ऑन्टोलॉजी में अगर हम अनेकांतवाद का फिलोसफिकल बेसिस देखें कि आखिर क्या है, तो जैन ऑन्टोलॉजी में द्रव्य यानी सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि जो द्रव्य होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनके 3 लक्षण होते हैं। क्या क्या? उत्पाद, व्याय एंड द्रव्य। इट्स नॉट द्रव्य, इट्स द्रव्य। सो बेसिकली उत्पाद क्या होता है? नए गुणों की उत्पत्ति। जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं, मेकिंग प्रोसेस, उत्पाद, किसी चीज़ का उत्पादन करना। व्यय क्या है? पुराने गुणों का विनाश, यानी कि जब आप पुरानी जो आपकी मेमोरीज होती है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, उसको तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
एंड ध्रुव्य इस सब्सटेंस का एसेंस परमानेंट रहना। ये चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में सिखाई है, आप वहाँ से इसको क्या कहते हैं देखिए और समझ जाइए। तो बेसिकली क्या है कि उत्पाद, व्यय, द्रव्य, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ लास्ट वीडियो में समझाई है कि हर वस्तु का एक सेंस होता है और वो सेंस होता है परमानेंट। कोई भी चीज़ भले उसका एग्जिस्टेंस हो चाहे ना हो, वो हमेशा परमानेंट रहती है। चाहे फिर जैसे आपके माइंड में मेमोरीज होती है, कैसे जो आपके माइंड में जो मेमोरीज होती हैं वो जो है एक तरीके से कभी भी आपके माइंड से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ऐसा बोलता है ना कि पुनर्जन्म के बाद भी आपको पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं, तो मतलब आपकी मेमोरीज जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो परमानेंट रही है। वैसे ही कोई भी वस्तु जो होती है वो एक तरीके से उसका सेंस होता है कि वो परमानेंट रहेगी। जब वो बनी थी तब भी, जब वो डिस्ट्रॉय हुई तब भी उसका जो एसेंस था वो परमानेंट रह गया। ठीक है। दूसरे सेंस में इम्परमानेंट दोनों को साथ समझने का काम अनेकांतवाद करता है। मतलब एक बार तो हमने चीज़ बनाई, एक बार उस चीज़ को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर हम बनाई हुई चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाली बात को स्किप कर दे कि भाई इसको हटा देते हैं, खाली बनाया और अब उसका परमानेंट है लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है लेकिन हमें नहीं पता है, तो ये क्या रियलिटी आपको समझ में आई? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आपने जो चीज़ बनाई वो गायब हो गई। अब गायब जैसी क्या चीज़ होती है? या तो वो डिस्ट्रॉय होगी या तो फिर वो चीज़ क्या कहते हैं अब बची ही नहीं होगी, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। तो बेसिकली लेकिन उसका एसेंस क्या है? परमानेंस है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को जान रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में समझाई है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दिया है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। उत्पाद मीन्स होता है कि आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, उसके बाद फिर व्यय होता है कि वो एक नए रूप में आ रही है, एक न्यू एसेंस ले रही है वो परमानेंट है, उसका एसेंस परमानेंट है, एक न्यू रूप ले रही है एक तरीके से। और क्या कहते हैं फिर पुराना वाला जो उसका रूप है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जैसे वो पहले थी वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, एंड देन वो नए एक तरीके से एक नए रूप में आपके सामने प्रेजेंट हो रही है और पुराना रूप उसका डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और फिर ये चीज़ जो है ये ऐसी परमानेंस में चलती रहती है। जैसे पानी को कभी आपने बहते हुए देखा है, उसका कभी आपको एंड या स्टार्टिंग नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी कहीं ना कहीं बह के जा ही रहा है, बहे जा रहा है। आपके सामने हमेशा जब आप नदी के सामने खड़े होंगे, आपके सामने हर 2 सेकंड में या 1 सेकंड में नया वाटर आ रहा है। पुराना वाला डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, पुराना वाला आगे बढ़ता जा रहा है और हर सेकंड पे नया वाटर आ रहा है। बट आपको क्या दिख रहा है? पानी का जो एसेंस है वो परमानेंट है, उसका नया रूप आना, उसका पुराना रूप डिस्ट्रॉय हो जाना, वो उत्पाद और व्यय है। चलिए, रिलेशन क्या है एकांतवाद का न्यायवाद से और स्यादवाद से, वो देखते हैं। आगे देखते हैं कि अनेकांतवाद का क्या रिलेशन है न्यायवाद से एंड स्यादवाद से। न्यायवाद बेसिकली क्या है कि रियलिटी के अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स, न्याय मीन्स न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये नया है, न्यायवाद है, नया। बेसिकली ये जो आपका न्यायवाद है, ये एक तरीके से रियलिटी के अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स को बोला गया है। न्याय रियलिटी के अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स है, जो स्टैंड पॉइंट्स है, उसी को बोला गया है नया मीन्स होता है ना न्यू। तो जैसे किसी वस्तु को लेके कोई भी आता है, देखता है, एक नया कॉम्प्लीमेंट देता है, तो वो होता है, तो वो एक तरीके से उनका व्यू पॉइंट हुआ और उसी को न्यायवाद में नया बोला गया है। एंड स्यादवाद में स्टेटमेंट्स को स्यात बोला गया है। स्यायवाद में स्टेटमेंट्स आती है बेसिकली। न्यायवाद में रियलिटी के अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स होते हैं, स्यादवाद में बेसिकली पूरा का पूरा स्टेटमेंट्स होता है। उन स्टेटमेंट्स को बोला गया है स्यात, जिसे एक तरीके से स्यात मतलब होता है इन सम रिस्पेक्ट, एक व्यू में, एक व्यू में देखे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके सामने आपने कोई खाना पीना बनाया है, कोई नई डिश बनाई है, एंड आप सोचते हैं कि इसको लेके
क्या व्यू आ सकते हैं लोगों के। कोई कहेगा नमक कम है, कोई कहेगा नमक बहुत तेज है, कोई कहेगा पानी ज़्यादा हो गया, कोई कहेगा कि पनीर ठीक से नहीं गले हैं, कोई कहेगा मटर ढंग से नहीं गले हैं, कोई कहेगा तीखा ज़्यादा हो गया है, कोई कहेगा कि मीठी मीठी लग रही है सब्ज़ी, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। तो ऐसे खड़े होकर आपके माइंड में क्वेश्चंस नहीं आते कि वो क्या क्या बोल सकते हैं मेरी डिश को लेके, मेरे क्या कहते हैं कुकिंग को लेके। तो एक तरीके से ये सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं ना, इसी को बोला गया है सियात। इन सम रिस्पेक्ट ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा ना कि आपके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर रखा है जो हाफ फिल्ड है। अब आप सोच रहे हैं कि ये ग्लास आधा भरा हुआ भी है, आधा खाली भी है। ये ग्लास जो है आधा भरा हुआ भी, आधा खाली भी है। अब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट है। आपने कुछ रिस्पेक्ट में बोला है कि हाँ ये ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली भी है। तो एक तरीके से एक सम रिस्पेक्ट में आप उस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल आप मेरे साथ घूमने चलोगे, आप कहोगे मैं चल भी सकती हूँ, नहीं भी चल सकती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, या तो हाँ बोले या तो ना बोले। तो बेसिकली यही है स्टेटमेंट्स, यही है सियादवाद कि सम रिस्पेक्ट में ये कुछ चीज़ों के बारे में बताता है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम इसको इन सम रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स को क्वालिफाई करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है या क्या सही है। और नयावाद में क्या है, हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स को ही देखते हैं कि आखिर नयावाद क्या है, स्टैंड पॉइंट्स क्या हैं। अब इनका अनेकांतवाद से क्या रिलेशन है। अनेकांतवाद से इनका क्या रिलेशन है, इन दोनों का फिलोसफिकल रूट ये कहता है कि रियलिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और मूड्स होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें और समझे कि न्यायवाद में भी मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग रियलिटी या स्टैंड पॉइंट्स की बात करते हैं जिनको हम न्याय बोलते हैं। तो ये रियलिटी और स्टैंड पॉइंट्स जो अलग अलग हम देखने वाले हैं और इनको अलग अलग रियलिटी को अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। तो बेसिकली इसमें भी हम ये कह रहे हैं कि जो रियलिटी है वो मल्टीपल है, रियलिटी मल्टीफेसिटेड है। सियादवाद में भी हमने कहा कि हम स्टेटमेंट्स को, कि रियलिटी को देख के हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं, कुछ ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिससे हम क्वालिफाई कर सके कि हाँ ये रियलिटी क्या है क्या नहीं है, कैसी है कैसी नहीं है, किस चीज़ में है किस चीज़ में नहीं है। इस चीज़ को हम सियादवाद से जज करते हैं, रियलिटी को इस चीज़ से समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दोनों ही न्यायवाद एंड सियादवाद दोनों में ही हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रियलिटी है वो मल्टी फेसिटेड है, सिंगल फेसिटेड नहीं, मल्टीपल फेसिटेड है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स और मोड्स होते हैं किसके, रियलिटी के। तो यही रिलेशन है न्यायवाद और सियादवाद का अनेकांतवाद से। अब अनेकांतवाद में एक फेमस पैरेबल दिया हुआ है। पैरेबल मीन्स एक एग्जाम्पल टाइप जो कि बहुत फेमस है एंड बहुत पुराना है। स्टार्टिंग से ही ये पैरेबल यूज़ किया जा रहा है। ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, मैन एंड द एलिफेंट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ, फेमस पैरेबल की जो स्टोरी है कि कुछ ब्लाइंड लोग होते हैं जो एक हाथी को छूते हैं, ठीक है। जो पैर छूता है बोलता है हाथी खंबे जैसा है, जो कान छूता है बोलता है हाथी पंखे जैसा है, जो सूंड छूता है वो कहता है हाथी सांप जैसा है। सब ने अपने अनुभव से, अब उनको हाथी दिख तो नहीं रहा या फिर उन्हें ये तो नहीं दिख रहा है कि हाथी का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना बड़ा हाथी है, कितना छोटा हाथी है। वो बस जो चीज़ टच कर रहे हैं उसी को रियलिटी मान रहे हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। तो छू के किसी तरह परसीव कर रहे हैं कि आखिर हाथी है कैसा, कैसा दिखता है। बचपन से मान लीजिए किसी ने आज तक हाथी को देखा ही नहीं, फोटो भी वो नहीं देख पा रहे, उन्होंने खाली सुना है। उन्हें पता है कि ये मोटा भारी सा जानवर है। अब ये लंबा है कि वो छोटा है कि वो क्यूट है, ये चीज़ तो उन्हें पता ही नहीं, तो वो ऑब्वियसली छू के पता करेंगे। तो जो पैर छू रहा है वो कह रहा है कि हाथी खंबे जितना लंबा है, और जो कान छू रहा है वो कह रहा है कि हाथी जो है पंखे जितना पतला है, जो सूंड छू रहा है वो कह रहा है कि हाथी जो है सांप जितना लंबा है। तो बेसिकली उन्हें हाथी का स्ट्रक्चर नहीं पता चल पा रहा है, बट उनके हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी रियलिटी दे दी है। हर एक ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट के हर एक पार्ट को टच किया और बताया कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। अगर वो रियलिटी को समझना चाहते हैं तो वो अपने सारे पर्सपेक्टिव को, सारे जो सबने जितने भी ब्लाइंड मैन थे उन्होंने जितनों ने भी एलिफेंट को छुआ और अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया, अगर इन सारे पर्सपेक्टिव को मिला दिया जाए तो एक रियलिटी के बारे में उन्हें पता चल सकता है, और पता चल सकता है कि आखिर हाथी रियलिटी में कैसा दिखता है।
सब अपने अपने अनुभव में सही थे, पर पूरी रियलिटी किसी को भी नहीं पता। हर दृष्टि पार्शियल होती है, इस पैराबल से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड्स मैन ने हर एक पार्ट को, मतलब हाथी के एक एक पार्ट को टच किया और उसे ही रियलिटी मान ली। बट ये तो पार्शियल रियलिटी है, अभी तो आपको आधा सच पता चला है। सच को समझने के लिए सभी दृष्टिकोण यानी कि सभी पर्सपेक्टिव को मिला के देखना ज़रूरी होता है। यह है अनेकांतवाद का फेमस पैराबल। अगर हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें तो अनेकांतवाद इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस बढ़ाता है। मतलब एक तरीके से आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता और एक तरीके से एक ह्यूमिलिटी बढ़ाता है कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सही बोले जा रहे हैं या आपके नज़र में कोई सही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गलत नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको आपका व्यू पॉइंट सही लगता है तो आप दूसरे के व्यू पॉइंट को भी उतना ही रिस्पेक्ट दें। डायलॉग यानी अलग अलग व्यूज़ के बीच में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है। क्रिटिकल थिंकिंग हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं कि किस सेंस में सही है और किस सेंस में नहीं है। मतलब हम एक रियलिटी को सिर्फ एक सेंस से जज करके सच नहीं मानते हैं, हम उसे अलग अलग सेंस से जज करते हैं कि हाँ ये इस सेंस में सही लग रहा है तो हो सकता है इस सेंस में कहीं गलत हो, या इस सेंस में अगर गलत लग रहा है तो हो सकता है इस सेंस में सही हो। तो हम रियलिटी को अलग अलग सेंस में देखते हैं। जैसे वाटर इज लाइफ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर इज लाइफ, जैसे वाटर इज लाइफ, स्यात इन वन सेंस देखें, अगर हम इसको स्याद व्याद के हिसाब से देखें, स्यादवाद की थ्योरी के हिसाब से देखें तो अगर वन सेंस से देखें तो सही है, क्योंकि जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर स्यादवाद के एक स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो जीवन में एक स्याद के हिसाब से देखें तो वाटर इज़ लाइफ यानी जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वही अगर हम स्यादवाद के दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, सेकंड स्याद जो दे रखा है, अभी आप आगे पढ़ेंगे स्यादवाद के बारे में, सेकंड स्याद या फिर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो गलत है, क्योंकि पानी में डूब के इंसान मर भी तो सकता है। अगर वाटर लाइफ है तो वाटर लाइफ ले भी सकता है। तो एक तरीके से वाटर हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी है और एक तरीके से अगर एक्सेस हो जाए तो ख़तरनाक भी है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, स्यादवाद के दोनों पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि भाई स्यादवाद क्या है, हमारे लिए ज़रूरी भी है और एक तरीके से ख़तरनाक भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है? क्या कहते हैं, अनेकांतवाद को लेके काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक बात को सही नहीं कहते हैं। ये एक कोई जैसे होता है ना कि हमें जानना है तो पूरा सच बताओ, ये क्या तुम पार्शियल ट्रुथ वाला गेम खेल रहे हो कि हाँ ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है ये हो भी सकता है, ये कोई गेम हुआ? तो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्या है कि रिलेटिविज्म नहीं है। रिलेटिविज्म पहला एक तरीके से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि रिलेटिविज्म नहीं है। बेसिकली इसमें कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट ही नहीं करती है। अनेकांतवाद ये नहीं कहता कि सब कुछ इक्वली ट्रू है, पार्शियल ट्रुथ का सिंथेसाइज है। इसका मकसद है अलग अलग पार्शियल ट्रुथ्स को इंटीग्रेट करके रियलिटी को ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर बनाना। मतलब अनेकांतवाद कहता है कि आप पार्शियल ट्रुथ को जानने से अच्छा है कि आप उसको सच मानने से अच्छा है कि आप हर किसी से उस चीज़ का व्यू लें, उस चीज़ को समझें और उसको हर एक पर्सपेक्टिव से देखें और फिर उसका पूरा रियलिटी, उसका एक कंप्लीट पिक्चर को समझिए। सो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग यही थी अनेकांतवाद को लेके। तो हमने अनेकांतवाद में क्या देखा? हमने देखा कि नेचर ऑफ ट्रुथ कैसा होता है। ह्यूमन का परसेप्शन लिमिटेड एंड पार्शियल होता है, नेचर ऑफ ट्रुथ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड है। और हमने एक बहुत फेमस एग्जाम्पल देखा ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट का। और इसके सपोर्ट टूल्स कौन कौन से हैं, अनेकांतवाद को सपोर्ट कौन कौन करता है? स्यादवाद एंड न्यायवाद। तो अगर हम बेसिकली देखें तो अनेकांतवाद में हमने सिर्फ यही चीज़ देखी है कि रियलिटी मल्टी फेसिटेड है, और इसको हम थोड़ा रियलिटी मल्टी फेसिटेड है इस चीज़ को हम और डिटेल में और अच्छे तरीके से हम आगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्यादवाद और कॉन्सेप्ट ऑफ न्यायवाद में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।